नमस्ते। नई परख के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से आपको सीधा संबोधित करने वाला हूँ। मेरी बात हमेशा की तरह सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा। इस चर्चा के केंद्र में है विपक्ष की नई रणनीति, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजी से उभर रही है। इस रणनीति के पहले चरण का खुलासा संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान हो गया है। धीरे-धीरे इसकी और परतें खुलेंगी। मैं इसी के बारे में बात करूंगा। दरअसल विपक्ष के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने एक नए नैरेटिव को तैयार कर दिया है। यह नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है और ये सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी की खामियों को उजागर करता है और नरेंद्र मोदी की कमजोरियों को स्पष्ट कर देता है। राहुल गांधी ने अपने आधे घंटे के भाषण में दिखा दिया कि उन्हें अपना असर छोड़ने के लिए मोदी की तरह 2 घंटे की लफबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी पहले कभी राहुल को इतना ठोस और इतना अर्थपूर्ण भाषण देते हुए नहीं सुना। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक भी वाक्य फालतू नहीं बोला। शुरू के 2-3 वाक्य बोलकर ही वे फटाफट मुद्दे पर आ गए और ऑपरेशन सिंदूर पर एक नए नैरेटिव का उद्घाटन कर दिया। यह नैरेटिव क्या है? दरअसल जैसे ही हम इस नैरेटिव को समझते हैं, वैसे ही हमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बेचैनियां समझ में आने लगती हैं। यह नया नैरेटिव मोदी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जो नैरेटिव है, उसके मुकाबले खड़ा होना शुरू भी हो गया है। अगर यह नैरेटिव जनता के सामने ठीक से खड़ा कर दिया जाए, तो साबित हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम की कवायद केवल एक प्रपंच थी, जिसे मोदी की व्यक्तिगत छवि बचाने के लिए किया गया था। जनता के सामने यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रपंच में अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। यह नैरेटिव ठीक तरह से बताएगा कि मोदी के मुंह में ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप का नाम क्यों नहीं बोलते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुंह से ट्रंप का नाम क्यों नहीं निकलता और गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से ट्रंप, अमेरिका और चीन का नाम क्यों नहीं निकलता। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप का नाम मोदी के लिए पवित्र है। वे उसका उच्चारण लेकर उसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? वे उपराष्ट्रपति जेडी वांस का नाम तो ले सकते हैं, पर ट्रंप का नहीं। विपक्ष का नैरेटिव जनता के सामने साबित कर सकता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका का पिट्ठू क्यों बनता जा रहा है। जैसे ही मोदी की अमेरिका परस्ती की पोल खुलेगी, बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, जनता भी तब तय करने लगेगी कि इस अमेरिका परस्त सरकार को 2029 में वोट देना है या नहीं देना है। सबसे पहले यह फैसला कुछ सोचने समझने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति सतर्क वोटर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे यह समझ आम वोटरों के पास नीचे तक जाएगी। मोदी कुछ भी कहते रहें, राहुल का नैरेटिव बहुत पैना है, धारदार है। इसमें मोदी के नैरेटिव को टुकड़े टुकड़े कर देने की क्षमता है। कहना ना होगा कि इस विपक्षी नैरेटिव ने राहुल को कई विपक्षी नेताओं और सांसदों की मदद भी मिली है। दरअसल सब लोग सदन में एक साथ जुड़कर काम कर रहे थे। उनकी पार्टी के गौरव गोगोई हों या प्रियंका गांधी हों, उन्होंने तो इसमें योगदान किया ही है। द्रमुक की सांसद कनिमोई का भी इसमें योगदान है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का इस रणनीति में काफी योगदान है। वे राहुल की लाइन को अपनी बातों से मजबूत कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिभाशाली और बुद्धिजीवी सांसद मनोज झा ने भी योगदान किया है। राहुल की रणनीति में मनोज झा के योगदान से मैं इस रणनीति की कुछ परतें आपके सामने खोलना शुरू करता हूं। राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने मांग की है कि ट्रंप के वक्तव्यों को खारिज करते हुए राज्यसभा को एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। यह बिल्कुल एक नई बात है। भाजपा इस मांग से चौंक गई है। सोचिए, अगर विपक्ष ने यह प्रस्ताव रख दिया कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि उनके आग्रह से ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ, भारत पाकिस्तान ने टैरिफ की धमकी में आकर लड़ाई रोकी, और इसकी निंदा अगर राज्यसभा कर दे, तो राज्यसभा करे, ये आग्रह विपक्ष करे, तो भाजपा क्या करेगी? दूसरे, अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में आ सकता है, तो लोकसभा में क्यों नहीं आ सकता? यह प्रस्ताव पास हो या नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इसका संसद के रिकॉर्ड पर जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को संसद के रिकॉर्ड पर जाना चाहिए। राहुल गांधी चुनौती फेंक चुके हैं कि प्रधानमंत्री में दम हो तो ट्रंप का नाम लेकर उनकी बात का खंडन कर दें और कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मोदी ने राहुल की चुनौती स्वीकार नहीं की।
वे केवल उपराष्ट्रपति वांस का नाम लेकर रह गए। वांस के नाम से उन्होंने बच निकलने के लिए एक पतली गली की तलाश की, लेकिन विपक्ष की रणनीति, मेरा मानना यह है कि उन्हें यह पतली गली भी नहीं मिलने देगी। मनोज झा की बात और अखिलेश यादव की बहुत सी बातें राहुल की लाइन पर हैं। जरा सोचिए, अगर संसद के दोनों सदनों में ट्रंप की निंदा करने वाले प्रस्ताव रख दिए जाएं, तो पूरे देश को यह संदेश जाएगा कि राहुल और मोदी में क्या अंतर है। राहुल अमेरिका के सामने डटकर खड़े हैं और मोदी अमेरिका और ट्रंप के पिछलग्गू बने हुए हैं। जनता पूछने लगेगी कि कैसे राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं ये लोग। मैं तो यह मानता हूं कि भले ही विपक्ष का प्रस्ताव सदन में पारित न हो, लेकिन विपक्ष अपनी पार्टी की सर्वोच्च कमेटियों में तो यह प्रस्ताव पारित कर ही सकता है और अपने अपने संसदीय दलों की अलग अलग बैठकें करके यह प्रस्ताव पास कर सकता है। और आखिर में इंडिया गठबंधन गैर भाजपा विपक्ष के सारे सांसद एक जगह बैठकर यह प्रस्ताव पास कर सकते हैं। जैसे ही इन मंचों पर यह प्रस्ताव पास हुआ, यह बात भारत ही नहीं सारी दुनिया में चली जाएगी। जैसे ही विपक्ष ये करेगा, संसद से पार्टियों तक यह बात रिकॉर्ड में दर्ज होगी, वैसे ही कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचने लगेगी। राहुल जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, उसके 4 प्रमुख पहलू हैं। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से इन 4 प्रमुख पहलुओं को रखूंगा, क्योंकि ये न केवल विपक्ष की मौजूदा रणनीति की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि मेरा मानना यह है कि विपक्ष भविष्य में भी इस रणनीति को आगे चला सकता है। पहला आयाम क्या है विपक्ष की रणनीति का? मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। पहली बात यह है कि मोदी सरकार ने दिखाया है, या मोदी सरकार की इस मामले में पोल खुल गई है कि उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर होती तो वह सेना को यह निर्देश नहीं देती कि हमला केवल आतंकवादी ठिकानों तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर यह निर्देश न दिया जाता तो भारत के राफेल जेट न गिरते। राहुल गांधी ने संसद में साफ तौर पर कहा कि जब आपने सेना के हाथ पीछे बांध दिए और उनसे कहा कि आपको पाकिस्तान के रक्षा ठिकानों पर हमला नहीं करना है, तब तो फिर जब आप अपने पायलटों को अपने विमानों, अपने फाइटर जेट के साथ वहां भेजते हैं और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो आपके पायलट तो नाकाम होंगे ही, आपके विमान तो गिरेंगे ही। नंबर 2, दूसरा आयाम, सरकार पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को रेखांकित करने में नाकाम है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जिन हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ रहा था, वे चीन के दिए हुए थे। चीन आजकल पाकिस्तान को 80% हथियारों की सप्लाई करता है। ध्यान कीजिए, अखिलेश यादव ने भी अपने बेहतरीन भाषण में इस पहलू पर रोशनी डाली थी। अखिलेश ने तो यह मांग भी की थी कि सरकार बताए 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त देश का क्षेत्रफल क्या था, और आज 11 साल तक से सत्ता में है, उस वक्त देश का क्षेत्रफल क्या है। वे पूछ रहे थे कि क्या मोदी के आने के 11 सालों में भारत की जमीन चीन के हाथों भारत ने खोई है, और अगर खोई है कि नहीं खोई है, इसका स्पष्ट वक्तव्य सरकार की तरफ से आना चाहिए। अगर दोनों वक्त के क्षेत्रफल सामने आ जाएंगे तो उन दोनों की तुलना के बाद पता लग जाएगा कि भारत ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता को कायम रख पाया है या नहीं रख पाया है। तीसरा आयाम, सरकार न ट्रंप का नाम ले रही है न चीन का, यानी वह कुछ छिपाना चाहती है। क्या छिपाना चाहती है? आखिरकार क्यों रात को 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और केवल 22 मिनट तक उसे चलाया गया? यानी 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और केवल 22 मिनट तक उसे चलाया गया, फिर उसे रोक दिया गया, और ठीक 1:35 पर भारत ने पाकिस्तान को फोन कर दिया कि अब वह और हमला नहीं करेगा, वह युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जाहिर है कि सरकार का मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं था, बल्कि एक दिखावे की कार्रवाई करना था, ताकि मोदी की छवि को लग रहे बट्टे से उसे बचाया जा सके। जिस समय राहुल गांधी ये टाइम की पूरी क्रोनोलॉजी सिलसिलेवार बता रहे थे, उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य को कोट कर रहा हूं, एक एक बात वही कह रहा हूं जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कही थी। ध्यान कीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि रात को 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसे 22 मिनट तक चलाया गया, पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, वो पराजित हो गया। उसके बाद हमने पाकिस्तान को 35 मिनट बाद फोन करके कहा कि अब हम आगे इसको नहीं चलाना चाहते,
इसलिए इस बात को यहीं खत्म किया जाए। तो राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने उसको वहीं क्यों खत्म कर दिया? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़ती तो और बात की परतें खुलती और आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है एक दिखावे की कार्रवाई करने का, वो कायम न रह पाता। उस राजनीतिक उद्देश्य को बचाने के लिए ही आपने 22 मिनट बाद पाकिस्तान को फोन करके कहा कि अब भारत अपनी कार्रवाई को रोक रहा है। चौथा आयाम, दुनिया के किसी भी देश ने भारत की तरह पाकिस्तान को पहलगाम की आतंकवादी कार्रवाई से नहीं जोड़ा। किसी भी देश ने, चाहे वो अमेरिका हो, चीन और तुर्की तो खुलकर पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन वो देश जो अपने आप को भारत का दोस्त कहते हैं, उन देशों ने भी, यहां तक कि भारत, साउथ दक्षिण एशिया के भारत के पड़ोसी देशों ने भी, किसी ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान इस पहलगाम घाटी की आतंकवादी कार्रवाइयों का जिम्मेदार है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सबने निंदा की और भारत के उस अधिकार की भी वकालत की कि भारत के ऊपर जब हमला होगा तो भारत भी उस हमले का जवाब दे सकता है। ये सारे बातें कहीं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो वो कहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत की तरह पहलगाम की आतंकवादी कार्रवाई भारत की तरह पाकिस्तान को पहलगाम की आतंकवादी कार्रवाई से नहीं जोड़ा। सभी ने आतंकवाद की निंदा तो की और भारत के जवाब देने के अधिकार का समर्थन भी किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता। इस मामले में भारत विदेश नीति के मंच पर दुनिया में अकेला खड़ा हुआ है। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया लोकसभा में, राज्यसभा में तो उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। राज्यसभा में तो वो झंझट में पड़े ही नहीं, हालांकि राज्यसभा में भी उन्हें जवाब देना चाहिए था। जब लोकसभा में उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इस पूरी बात को एक स्पिन दिया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि भारत, दुनिया के 3 देशों को छोड़कर किसी भी देश ने भारत के जवाब देने के अधिकार का विरोध नहीं किया, पर आपत्ति नहीं की। तो इस बात को तो कोई विपक्ष भी मानता है, किया ही। लेकिन जो विपक्ष ने मांग की थी इस मुद्दे को उठाने की, उस मुद्दे का उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि आखिरकार पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, पहलगाम की घटना से, या भारत में आतंकवादी भेजने का जो पाकिस्तान की साजिश है उससे नहीं जोड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर इसके जिम्मेदार हैं और वो, जिसके हाथ भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं, वो ट्रंप के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और भारत आसिम मुनीर तक का नाम भी नहीं ले पाया, चीन तक का भी नाम नहीं ले पाया। इन 4 विपक्ष की रणनीति के इन 4 पहलुओं में अगर ट्रंप के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव भी जुड़ जाएं तो विपक्ष का नैरेटिव लंबे अरसे के लिए सेट हो जाएगा। यह न केवल आज की तारीख में चलेगा बल्कि 2029 तक इसको जारी रखा जा सकता है। यह नैरेटिव न केवल मोदी सरकार को ट्रंप की पिट्ठू सरकार साबित कर देगा, मोदी सरकार की देशभक्ति और राष्ट्रवाद की पोल खोल देगा, बल्कि चीन के सवाल पर भी सरकार को घेरता रहेगा। ये नैरेटिव अगर इसी तरह से आगे बढ़ाया गया, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग ये सोचने लगेंगे कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता इस सरकार के हाथ में सुरक्षित है या नहीं। धन्यवाद, आज इतना ही। अगर आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई है, अगर आपको नई परख के कार्यक्रम पसंद हैं, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि ये एक ऐसा चैनल है जो कि निष्पक्ष तरीके से, संयत स्वर में, तथ्यों के साथ में, तर्कों के साथ में एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य आप लोगों के सामने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।